हेलो गाइस, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मोल की जनरेशन कहाँ से हुई थी, मोल की नीड क्या थी, मोल कहाँ से अराइज हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। और आज हम जो करेंगे, आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि जो उसकी वैल्यूज़ थी, जो इंटरकनेक्ट करता था वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ एटम को, वो कहाँ से आई, थोड़ा बहुत उसके बारे में जाएंगे। फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट आज थोड़ी सी वैल्यूज़ बताऊंगा और कैसे निकालनी है मोल से वेट्स और मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस में कैसे जाना है, या मोल से तुम्हें नंबर ऑफ एटम में मॉलिक्यूल में कैसे जाना है, तो वो आज मैं बताऊंगा। तो इस लेक्चर में आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मोल पढ़ा था कि मोल इंटरकनेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरकनेक्ट। किस किस चीज़ से इंटरकनेक्ट करता है? हमारा वेट से इंटरकनेक्ट करता है। दूसरा हम वॉल्यूम बोलते थे, तो वॉल्यूम हम मेनली वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए बोलते हैं। मेनली जो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे यूज ही हम आइडियल गैस का फॉर्मूला करते हैं। और तीसरा जो हमारा कनेक्ट करता है वो करता है नंबर ऑफ एटम और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है? क्लियर, अंडरस्टूड? तो इतना तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी वैल्यू आई। तो मोल से जब वेट को इंटरकनेक्ट किया गया, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को इंटरकनेक्ट किया गया और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को इंटरकनेक्ट किया गया, तो हमने बस ये नॉर्मल सा इतना एक ये रखना था कि कोई भी वैल्यूज चेंज ना हो। कि अगर आज हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि आज मैं बोल दूं कि मोल से मुझे वेट कनेक्ट करना हो और मैंने किसी वैल्यू से इंटू करना है, तो वो चेंज ना हो किसी भी उसकी प्रॉपर्टी या फैक्टर के साथ। तो जब हमने इन कनेक्ट तो वेट लिया, जब हमने वेट के लिए बात की, तो वेट के लिए हमने बोला कि हम किसी भी चीज़ का वेट तो हम मेज़र करते हैं। जैसे मैं कोई मेज़र करता हूँ तो वेइंग मीटर पे जाऊँगा, वेइंग मीटर पे जाके वे कर लूँगा। बट हमने कहा वेट निकालना है मोल से। कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऐसी हम करें जो कांस्टेंट रहे भाई, जिसमें कोई दिक्कत आए ना। तो हमने एक नॉर्मल सी चीज़ें हमने एक सोची कि एटॉमिक मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब फॉर एलिमेंट एटॉमिक मास इज कांस्टेंट। मतलब हाइड्रोजन का बोलोगे 1, बोलोगे क्लोरीन का बोलोगे 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास तो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो मोल से जब वेट को इंटरकनेक्ट किया गया, तो हमने क्या चीज़ ली, हम एक छोटी सी चीज़ ले ली यहाँ पे कि हम एटॉमिक मास का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एटॉमिक मास का। तो हमने जब मोल से वेट को इंटरकनेक्ट किया गया, तो हमने बोला हम क्यों ना 1 मोल जो बोल दें, वो अगर एटम हुआ तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के। और अगर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास नहीं ले सकते ना, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लेंगे। तो उसके लिए हम बोलेंगे 1 मोल जो होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? तो हमने क्यों लिया यहाँ पे एटॉमिक मास ही क्यों लिया? मतलब जब भी कोई 1 मोल की वैल्यू रखेंगे, तो अगर जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूँ, तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU। क्या होता है? 1 AMU। तो मैं बोलूँगा कि 1 मोल में जो वेट होगा हाइड्रोजन एटम का वो 1 ग्राम होगा। क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। हम नॉर्मली यहाँ पे वेट को ग्राम में करते हैं, वैसे केजी में भी करते हैं, बट नॉर्मली काफ़ी स्मॉल वेट है तो इतना ज़्यादा बड़ा तो हम केजी यूज़ करेंगे नहीं तो 10 की पावर माइनस में काफ़ी चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो नॉर्मल सी बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेट, तो वेट के लिए हमने क्या साइन किया? एटॉमिक मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल में हमने बोला जो वेट होगा, 1 मोल में जो वेट होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल में एक मॉलिक्यूल के लिए जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेट होगा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। क्या होता है? 1 AMU मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1 ग्राम। ठीक है, उसके बराबर होगा, उसकी यूनिट तो ग्राम वेट की लेंगे ना, ग्राम। अब सपोज टू भी यहाँ पे हम एग्जांपल लें
1 मोल ऑफ HCl, क्या लें, 1 मोल ऑफ HCl। तो ये मॉलिक्यूल है, HCl इज अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज अ एटम, तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल है, तुमने खुद पहचान लिया, तो इसके लिए एटॉमिक मास नहीं, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो जो 1 मोल होगा वो इसके किसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो H का कितना होता है 1 + 35.5 गिव्स 36.5 ग्राम। तो ये 1 मोल में HCl का क्या होगा, वेट होगा। अंडरस्टूड। इसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आप इसे सही कैलकुलेट करो। तुम अगर तुमने इसमें से थोड़ा सा भी कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया तो तुम्हारी वैल्यू गलत आ जाएगी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स में बाद में भी क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस का सेशन होगा उसमें खूब सारे एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। चलो इतना तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम की। तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और है, एटम भी होगा मॉलिक्यूल भी होगा, बताऊंगा कैसे। तो जब हमने इसकी बात की तो हमने बोला कि भाई हम कैसे कनेक्ट करें। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ी थी, एवोगाद्रो लॉ पढ़ा होगा आपने। तो एवोगाद्रो लॉ था, तो एवोगाद्रो लॉ में एवोगाद्रो बोलता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। मतलब जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल कितने % है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बलून। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एक बलून है, जितनी मैं उसके अंदर एयर को पुश करूंगा, जितनी एयर उसके अंदर फिल करूंगा, उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना उसका शेप बड़ा होता जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जितने ज़्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम, कुछ भी बोलो, जितने ज़्यादा होंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वो एवोगाद्रो ने ही दिया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल लो, एटम बोल लो, क्योंकि मोल की बात तो हम कर नहीं रहे। तो उसने बोला था जितना वॉल्यूम होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होंगे। तो वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता ही है। तो भाई हमने यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या किया, एवोगाद्रो ने तो लॉ दिया। तो एवोगाद्रो का एक नंबर है जिसे हम बोलते हैं Na। क्या बोलते हैं, Na, एवोगाद्रो नंबर। इसे क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है। इसका कैलकुलेशन भी तुम्हारा वो एटॉमिक मास से आता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम का जो हमारा वेट था उसी को हमने एटॉमिक मास माना था। तो वहीं से ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये Na मिल गया। तो अब हमने बोल दिया कि हम पे एवोगाद्रो नंबर भी है। तो इसके लिए क्या असाइन किया गया, तो इसके लिए असाइन किया गया कि जो 1 मोल होगा किसी भी चीज़ का वो 6.023 × 10⁻23 एटम्स, अगर एटम्स हैं तो, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। गेट इट, ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो जो 1 मोल होगा वो 6.023 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल के बराबर, ठीक है। मैं दोबारा एक बार इससे रिवीजन करवा देता हूँ कि जो 1 मोल है, जो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के हमने असाइन किया, तो जो वो एवोगाद्रो लॉ था, एवोगाद्रो लॉ कहता था कि वॉल्यूम जो किसी भी गैस का होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो मैंने बलून वाला एग्जांपल आपको दिया ही है। तो वहीं से हमने इसको मोल को इंटरकनेक्ट किया, क्योंकि मोल भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस पे इंटरकनेक्ट करता था। तो वहीं से हमने क्या ना Na को असाइन कर दिया। Na क्या थी, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो ने लॉ दिया था। तो वहीं से हमने 6.023 × 10⁻23 को यूज़ किया, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जो वैल्यू है ना, ये भी हमारे एटॉमिक मास वाले एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आती है। वहाँ पर ही हम नंबर ऑफ एटम को जो बोल देते हैं, जो मास होगा वो नंबर ऑफ एटम के कुछ, तो वहाँ से हम इंटरकनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। 6.023 × 10⁻23। तो अब जो 1 मोल होगा किसी भी चीज़ का, अगर एटम का होगा तो एटम, मॉलिक्यूल का हो तो मॉलिक्यूल। जैसे हम लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, अब मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये एटम है, ये क्या है, एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमें निकालने हैं इसके लिए इसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, क्योंकि 1 मोल बोल दिया। अब कितने एटम होंगे 1 मोल में हाइड्रोजन के, तो अगर हाइड्रोजन के कितने होंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 मोल की वैल्यू पता ही है, बट हमें एटम दिया है, मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रोजन इज एटम, एलिमेंट है और वो एक एटम भी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो गई 6.023 × 10⁻23
तो अगर ये एटम था तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटम्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ HCl, अब यहाँ थोड़ा सा खेल होगा। तो 1 मोल ऑफ HCl एक मॉलिक्यूल है, याद रखना HCl क्या एटम नहीं है। तो जो ये निकलेगा तुम्हारा यहाँ पे खेल, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही लिखोगे। जैसे 1 मोल ऑफ HCl में 6.023 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो याद रखना यहाँ अगर एटम होगा तो उसके लिए वैल्यू एटम निकालेगी, मॉलिक्यूल होगा तो HCl एक मॉलिक्यूल है, लिखने की तो जरूरत है नहीं। जैसे H मैंने एटम लिखा तो H क्या एटम है, लिखने की जरूरत थी नहीं, पर तब भी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है तो HCl एक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। हाइड्रोजन एक एटम है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस नहीं बोला ना, हाइड्रोजन बोला, तो हाइड्रोजन के लिए एटम यूज करें, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर या मॉलिक्यूल से अगर एटम निकालने होंगे तो बहुत ईजी है। एक मॉलिक्यूल के HCl के, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl में, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl में कितने एटम होते हैं भाई? 2 एटम्स है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड Cl, 2 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो यहाँ मॉलिक्यूल को हटा के क्या लिख दो, बस 2 एटम है। तो मॉलिक्यूल एक तो यूनिट होगा एक तरीके से, तो 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल को हटा के 2 एटम्स इंटू कर देंगे, इंटू में है। अब बस कुछ नहीं हो रहा, इसको अब इंटू कर दीजिए, 3 2 × 6 2 2 × 4 0 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारे एटम्स आए हैं और ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि जब एटम्स की बात करेगा तो वो एवोगाड्रो नंबर मतलब Na के एटम के बराबर होगा। जब मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल के बराबर होगा। और मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, जस्ट उससे इंटू कर दीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये तो था हमारा नंबर ऑफ एटम इंटरकनेक्शन। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको बड़े आराम से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैसेस की। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए एक कंडीशन होती है हमारी STP। क्या होती है? STP। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसके लिए जो हमने असाइन किया वो जो वैल्यू थी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। 0 degree Celsius is a temperature, degree Celsius is a unit of temperature, and we have to change Celsius into Kelvin। तो जब हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, जस्ट वी हैव टू ऐड 273। तो ये 273 ऐड करके केल्विन बन जाएगा और ये प्रेशर की यूनिट हो गई, ठीक है। तो जो हमने STP की जो IUPAC है, IUPAC आपने सुना होगा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए कुछ रूल्स बनाती है। जैसे आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बहुत जगह ये रूल्स बनाती है। तो इसने ये एक STP के लिए असाइन कर दिया भाई कि 270 डिग्री केल्विन और 1 ATM पे हमारा STP कहलाएगा, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी बोला जाएगा ये असाइन करना पड़ा, तो उसने ये असाइन किया। तो जब उसने असाइन किया तो उसी के बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि मैं वॉल्यूम किसका निकाल रहा हूँ? गैस का। तो इसलिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? आइडियल गैस इक्वेशन, जो गैस स्टेट 11th क्लास का चैप्टर है उसके अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। अब मुझे क्या निकालना है? एक मोल के लिए मुझे वॉल्यूम निकालना है, मोल से इंटरकनेक्ट करना है। जैसे यहाँ किया, अब मुझे इससे इंटरकनेक्ट करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे पे टेम्परेचर है, मेरे पे प्रेशर है,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो प्रेशर तो हमारे पास 1 atm है, 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन हो गया। आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल हो गया, तो 1 मोल के लिए निकालना है तो n1 हो गया। तो जस्ट हमें यहाँ से निकालना है वॉल्यूम, तो फॉर्मूला बना लेंगे nRT/P। नंबर ऑफ मोल तो 1 है, तो 1 मोल। अब जो आर की वैल्यू होती है, आर होता है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर की जो वैल्यूज होती है डिफर करती है अकॉर्डिंग टू दी यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर की यहाँ पे एटीएम यूनिट, तो वैल्यू भी हम एटीएम वाली ही यूज़ करेंगे। तो वैल्यू होगी इसके लिए 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। अब मोल इनवर्स जो है, उसके बाद अब टेम्परेचर हम इंटू कर देंगे 273 केल्विन। ठीक है। और प्रेशर हमारा 1 atm। तो देखो मोल इनवर्स से मोल कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया, तो रह गया लीटर। तो जो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, ये आएगी 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके वॉल्यूम निकाल लिया कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा। हमने मोल क्या लिया था 1, तो 1 मोल में जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये क्या है कि ये जो आईपेक रूल देती है, अब आईपीएसी ने क्या किया कि थोड़ा सा चेंज किया। तो आईपीएसी ने कुछ नया अपडेट किया कि हम 1 atm की जगह 1 बार क्यों ना ले लें। 1 atm की जगह 1 बार लिया। अब वो अपग्रेडेशन करती रहती है आईपेक, और आप आईपेक के बारे में जानेंगे, वो रूल्स बनाती है। तो अब उसने बोला एसटीपी हम 1 atm पे ना लेके 1 बार पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? 1 बार पे। तो अब जैसे मैं यहीं पे इसको रब कर लेता हूँ, देखिए रब हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब आईपेक ने क्या कर दिया, एक नया कन्वेंशन दे दिया कि हम क्या करेंगे, एटीएम की जगह 1 बार यूज करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा, बट 1 बार पे, बार भी तुम्हारी प्रेशर की ही यूनिट है। ठीक है, बार भी तुम्हारी प्रेशर की, पास्कल भी तुम्हारी प्रेशर की होती है। अब देखो उसने एक नया कन्वेंशन दे दिया, तो इसे हम बोलेंगे न्यू कन्वेंशन, और इसे बोलेंगे ओल्ड कन्वेंशन। ठीक है, इसे बोलेंगे न्यू कन्वेंशन, इसे बोलेंगे ओल्ड कन्वेंशन। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, बस ये न्यू कन्वेंशन के लिए होगा, और फिर मैं फ़र्क समझाऊंगा कि न्यू कन्वेंशन जो आया है इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पहले यूज़ होता था। जितनी बुक्स उठा लो 22.4 ही मिलेगा, जितनी बुक्स उठा लो, क्योंकि सारी ओल्ड कन्वेंशन बनी, अब अपग्रेड होंगी तो उसमें चेंज होगी वैल्यू। जो मैं न्यू कन्वेंशन करने जा रहा हूँ उसमें वैल्यू तुम्हारी थोड़ी सी चेंज होगी, पर तुम्हारी जितनी भी बुक्स होंगे उसमें 22.4 लीटर ही तुम्हें आंसर मिलेगा। तो देखो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम इसे करें 273 केल्विन, सेम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से वी निकाल लेंगे, nRT/P। अब वैल्यूज रखो, अब मोल तो 1 ही है। अब देखो मैंने बोला था ना आर की वैल्यू चेंज होती है, तो आर की वैल्यू एटीएम के लिए, तो जब लीटर एटीएम थी तो 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स थी। बट इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, अगर आप पढ़ोगे भी 1 atm में 1 बार में कितना फ़र्क होता है, तो ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो इसमें बस हो जाएगा कि लीटर तो रहेगा, वैल्यू लिखेंगे पहले, 0.0821 की जगह 83 आ जाएगा। ठीक है, 0.83, और 0.083 के बाद यहाँ पे लीटर तो आएगा, बट एटीएम की जगह बार आ जाएगा। इतना आगे समझ में। और केल्विन तो हमारा टेम्परेचर 273 है ही, और नीचे भी 1 बार आ जाएगा। तो बार से तुम्हारा बार का कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया। तो ये इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स का मतलब नीचे होता है 1 में, इसलिए K/K कट गया, मोल कट गया। इन्वर्स का मतलब अपॉन में होता है, मैथमेटिकल। तो जो इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो आई 22.7 लीटर। देखो लीटर रह गया ना, तो 22.7, और ये आई थी हमारा वॉल्यूम, और ये भी हमने 1 मोल के लिए निकाला। अब एक चीज याद रखना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये वैल्यू सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए होगी। किसके लिए होगी? ओनली एप्लीकेबल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस।
तो जो हमारा ये नया वॉल्यूम है 22.7, अब ये न्यू कन्वेंशन है। क्या है? न्यू कन्वेंशन। ये ओल्ड कन्वेंशन था। तो अभी भी जितनी तुम्हारी पुरानी बुक्स होंगी, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी से आंसर आएगा। जितनी भी तुम्हारी पुरानी बुक्स है, RC मुखर्जी ले लो, तो चाहे तुम जो ये MTG की किताबें आती हैं, JEE की, नीट की, 11th क्लास की NCERT ले लो, NCERT में जो आंसर्स होंगे 22.4 के हिसाब से होंगे। किसके बेसिस पे होंगे? 22.4 के हिसाब से। बट अब जो न्यू कन्वेंशन दिया है IPAC ने, जो इसने एक नया कन्वेंशन दिया है, न्यू कन्वेंशन, इसे हम बोलते हैं न्यू कन्वेंशन, उसके बेसिस पे जो हमारा वॉल्यूम आता है वो आता है 22.7 लीटर। तो अब जहाँ तक है आपको यही वैल्यू यूज़ करनी है, और पुरानी बुक्स के लिए, NCERT के लिए, वहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा वो अभी भी इसके बेसिस पे ही आएगा। पर न्यू कन्वेंशन ये है जो IPAC ने दे दिया है। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम हो गया गैसेस के लिए? 22.7। ठीक है। नंबर ऑफ एटम के लिए Na की वैल्यू के बराबर, और वेट के लिए अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर मोल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो बस आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। और याद क्या रखनी है, मैंने आपको बताई दी कौन कहाँ से आया, एक एक एग्जाम्पल भी दिए हैं। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे ने इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देना हो, तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं कि बोल दे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा गैस बोलना बहुत जरूरी है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितना वॉल्यूम होगा एट STP। और अगर ओल्ड कन्वेंशन से निकालूं, अगर तुम्हारी जो NCERT की बुक्स और जो सारी बुक्स में दिया है पुराना, तो उसके हिसाब से क्या होगा हाइड्रोजन की, तो वो कितना होगा 22.4 लीटर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बोलूँ एग्जाम्पल कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, तो वो मेरा जो आएगा वो वॉल्यूम आएगा 22.7 लीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। ये पुरानी बुक्स में 22.4 से ही आपका आंसर आएगा, चाहे आप कितने क्वेश्चन कर लो। ठीक है। बट न्यू कन्वेंशन आपके सामने है। 1 ATM की जगह क्या रख दिया था? 1 बार। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि हम मोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास लूँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं न्यूमेरिकल्स करने हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। अब मैं इसके क्या आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा और कॉन्सेप्ट भी दूंगा। कॉन्सेप्ट तो देखो हमने क्या कंक्लूड किया कि 1 मोल इन केस ऑफ वेट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास फॉर एटम एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल, और इन केस ऑफ नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.023 × 10⁻23। और तीसरा जो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से जो 1 मोल आया, 1 मोल जो है वॉल्यूम के बराबर आया जो गैसेस के लिए, वो 22.4 लीटर था ओल्ड कन्वेंशन। और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से हमारा जो वॉल्यूम आया वो 22.7 लीटर आया 1 मोल में। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे आप कोई भी चैप्टर पकड़ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चले जाओ, कहीं चले जाओ, सॉलिड स्टेट चले जाओ, जहाँ चले जाओ वहाँ मोल कॉन्सेप्ट जरूर रहेगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम निकालने को बोलता है। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे वहाँ नंबर ऑफ एटम निकालने को बोल देगा। तो अगर मोल नहीं आता होगा तो वेट से नंबर ऑफ एटम कैसे जाओगे? तो वेट से पहले मोल जाओगे। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि कैसे वेट से नंबर ऑफ एटम में जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और इस क्लास को यहीं पर एंड करते हुए जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस लेक्चर में हम देंगे कि इनकी वैल्यूज़ को कैसे न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।